हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। हमने फिजिक्स में 12th फिजिक्स में हमने विद्युत क्षेत्र नाम के पार्ट स्टार्ट किया है। इसमें हमने देखा आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है और आवेश किसी वस्तु में किस प्रकार से आता है, इसकी विधियां हमने पढ़ी। साथ ही साथ हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में हमने कुछ चर्चा की, इससे हम किसी वस्तु के आवश्यक होने के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं, कैसे नहीं लगा सकते। अब हम आगे कुछ नोट पर चर्चा करते हैं दोस्तों। कुछ नोट पर चर्चा करते हैं दोस्तों। नोट नंबर 1 दोस्तों, अगर मान लो कोई आवेश है, यदि मान लो कोई आवेश है और वो स्थिर है, स्थिर मतलब विराम अवस्था में। यदि कोई आवेश स्थिर है, स्थिर मतलब विराम अवस्था में है, तो उसके चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र होगा। क्या होगा दोस्तों? विद्युत क्षेत्र। अगर कोई आवेश स्थिर है तो उसके चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र होगा। और यदि कोई आवेश एक समान वेग से यानी कि नियत चाल से गतिशील है, नियत चाल से गतिशील है, तो उस आवेश के चारों ओर दोस्तों क्या क्या होगा? विद्युत क्षेत्र भी होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। क्या होगा दोस्तों? विद्युत क्षेत्र होगा और चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसी नोट नंबर 1, यदि माना कि यहाँ पर कोई Q आवेश है, Q आवेश है, यदि इस Q आवेश का मान लो, इस Q आवेश मान लो यहाँ पे Q आवेश है और इस Q आवेश का मान लो Q आवेश मान लो इस समय क्या है दोस्तों? स्थिर। क्या है दोस्तों इस समय? स्थिर। स्थिर इस समय क्या है दोस्तों? स्थिर है। यदि Q आवेश क्या है? स्थिर। स्थिर है तो इसकी चारों ओर केवल क्या होगा दोस्तों? विद्युत क्षेत्र। क्या होगा दोस्तों? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। यदि Q आवेश स्थिर है, स्थिर मतलब विरामावस्था में है, तो इसके चारों केवल विद्युत क्षेत्र। और यदि Q आवेश, तो यदि यही Q आवेश क्या है दोस्तों? नियत वेग से, नियत वेग से गतिशील है। यस, नियत वेग से अगर गतिशील है तो दोस्तों इसके चारों तरफ क्या होगा? एक तो विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, एक होगा चुंबकीय क्षेत्र। दोस्तों क्या होगा? विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र। देखा दोस्तों, यदि कोई आवेश स्थिर है तो उसके चारों जो भी क्षेत्र बनेगा वो केवल विद्युत क्षेत्र होगा। क्या होगा? तो विद्युत क्षेत्र। परंतु यदि यह आवेश नियत वेग से गतिशील है, उसके चारों विद्युत क्षेत्र भी होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। परंतु यदि ये Q आवेश है, यानी कि कैसे गति कर रहा है? त्वरित। या फिर बोल दो, यदि कोई Q आवेश दोलन गति करता है या फिर त्वरित यानी कि या फिर वृत्ताकार गति करता है, तो क्या होगा? त्वरित। जब कोई भी वस्तु या तो दोलन गति करती हो या फिर क्या करती हो, या फिर वो वृत्ताकार पथ पर गति करती हो, अर्थात उसके वेग में, अर्थात उसकी चाल या उसकी दिशा में परिवर्तन होते हैं। क्या होता है दोस्तों? त्वरण। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आवेश त्वरित गति करता है, किसी गति करता है? त्वरित गति करता है दोस्तों, उसके चारों ओर क्या क्या होगा दोस्तों? विद्युत क्षेत्र भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा और दोस्तों क्या होगा इसमें? विद्युत चुंबकीय तरंग भी होगी। विद्युत चुंबकीय तरंगे भी होंगी दोस्तों। EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या होगी दोस्तों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दोस्तों जब कोई आवेश स्थिर होता है तो उसके चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र होता है। परंतु जब कोई आवेश नियत वेग से गति करता है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होता है। परंतु यदि कोई आवेश त्वरित गति करता है, कैसी गति? त्वरित। और त्वरित गति कब होगी? जब कोई आवेश या तो दोलन गति करता हो या फिर वृत्ताकार गति करता हो। दोस्तों किसी वस्तु में त्वरण जब भी उत्पन्न होता है जब दोस्तों क्या होता है, यदि उसका जो भी है वेग में परिवर्तन हो या फिर क्या हो, उसकी दिशा में परिवर्तन हो। तो दोस्तों वेग या तो उसकी चाल में परिवर्तन हो या उसकी दिशा में परिवर्तन हो तो त्वरण हो जाएगा। दोस्तों कोई आवेश त्वरित गति करता है तो क्या आएगा? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है दोस्तों? ठीक है।
अब हम देखते हैं नोट नंबर 2। अब हमने दोस्तों नोट नंबर 1 देखा, यदि कोई आवेश स्थिर है तो उसके चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र होता है, और यदि कोई आवेश नियत वेग से गतिशील है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र भी होगा, और दोस्तों क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। परंतु अगर वही आवेश त्वरित गति करता है, जैसे दोस्तों त्वरित, तो त्वरित गति करने पर क्या होगा, उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र भी होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, तथा साथ ही साथ क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगें होगी। ठीक है, अब हम नोट नंबर 2 पर चर्चा करते हैं दोस्तों। नोट नंबर 2 पर चर्चा करते हैं। तो मान लो कोई वस्तु है, यदि कोई वस्तु है इसका द्रव्यमान क्या है दोस्तों, m। इसका द्रव्यमान क्या है दोस्तों, m। अब मान लो m0 दोस्तों क्या है, m0। तो यदि मान लो कोई वस्तु है जो v वेग से गति कर रही है, कौन से वेग से, v वेग से गति कर रही है, और उसका जो वेग v है वो लगभग प्रकाश के वेग के बराबर है। किसके बराबर है, प्रकाश के वेग के बराबर है। मान लो कोई वस्तु है इसका v वेग है किसी माध्यम में, और उसका जो वेग है v वो लगभग किसके बराबर होता है, प्रकाश के वेग के बराबर। तो दोस्तों क्या होगा, उस वस्तु का द्रव्यमान है वो निम्न सूत्र द्वारा निकाला जाएगा, m बराबर m0 बटे अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं यदि मान लो किसी वस्तु का द्रव्यमान m है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोस्तों m तो क्या है दोस्तों, जब वो गति कर रही है, जब वो वस्तु गतिशील मतलब गतिशील अवस्था में वस्तु का वेग, गतिशील अवस्था में वस्तु का वेग दोस्तों यहाँ पर है m0 है। स्थिर अवस्था में वस्तु का वेग। दोस्तों देखो, मान लो कोई वस्तु है जो v वेग से गति कर रही है, और उसका जो वेग v है वो लगभग प्रकाश के 4। यहाँ पर c क्या है दोस्तों, प्रकाश वेग या फिर प्रकाश 4 वोल्ट। तो उसका जो c है v है वो c के बराबर है। तब उस वस्तु का द्रव्यमान कैसे कैलकुलेट होगा दोस्तों, इस फॉर्मूले से m बराबर m0 बटे अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। और दोस्तों इस सूत्र का पता लगाया था किसने, आइंस्टीन ने। किसने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको बोला था सापेक्षता का सिद्धांत या आपेक्षिकता का सिद्धांत। जब वो लगभग 12-13 साल के थे तब उन्होंने ये सूत्र दिया था कि यदि कोई वस्तु उसी वेग से गतिशील है और अगर वो वेग v है और वो उसके प्रकाश के चाल के बराबर है, तो उस वस्तु का द्रव्यमान निम्न सूत्र से निकाला जाएगा, m बराबर m0 बटा अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर दोस्तों मान लो v, अगर यहाँ पर ये क्या होगा दोस्तों कि v स्क्वायर, अगर v स्क्वायर c के बराबर होता है तो होने पर क्या होगा दोस्तों, 1 हो जाएगा या फिर 0 जाएगा, ये दोस्तों क्या आएगा, इनफिनिटी आएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों ये बात है। अब हम पोज करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों कि आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है। क्या क्या दोस्तों, नोट नंबर 3 देखेंगे, आवेश और द्रव्यमान में अंतर। नोट नंबर 3 दोस्तों, इधर लिख देता हूं मैं आवेश चार्ज, और इधर लिख देता हूं मैं द्रव्यमान। दोस्तों द्रव्यमान मास। तो दोस्तों देखो, अब हम यहाँ पर आवेश और द्रव्यमान में अंतर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम दोस्तों जानते हैं कि जो हमारा आवेश होता है, क्या दोस्तों, आवेश होता है हमारा 2 प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 2 प्रकार का, एक तो धनावेश और एक ऋणावेश। उसके बारे में किसने बताया दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि दोस्तों आवेश कितने प्रकार का होता है, 2। आवेश 2 प्रकार का होता है दोस्तों, 2 प्रकार का होता है। कौन सा दोस्तों, नंबर 1 होता है धनावेश, नंबर दूसरा होता है दोस्तों ऋणावेश। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी नंबर 1 देखते हैं कि जो वस्तु का द्रव्यमान होता है वो हमेशा कैसे होता है दोस्तों, धनात्मक। कैसे होता है, धनात्मक। तो दोस्तों
वस्तु का द्रव्यमान जो होता है वो हमेशा कैसा होता है दोस्तों, धनात्मक। कैसा होता है, धनात्मक। अब हम दूसरा देखते हैं दोस्तों कि पहला तो देखा कि आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। तो यहाँ पर देखा कि जो द्रव्यमान होता है वो केवल और केवल कैसा होता है, धनात्मक होता है। ठीक है दोस्तों। अब हम नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 पे दोस्तों हम ये देखते हैं कि अगर ये जो आवेश है दोस्तों, अगर हम आवेश को जैसे मान लो अगर कोई क्यू चार्ज है और इसको अपन मान लो v वेग से गति करा रहे हैं और वो वेग भी है, मान लो वो कैसा है, ये क्यू आवेश है और इसका मान लो v वेग है। क्या है, तो मान लो क्यू आवेश है और जिसका वेग है v। क्या है दोस्तों, इसका वेग है v। और अगर ये वेग v क्या है, किसके बराबर हो गए, c के बराबर हो जाएगी, तो इसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों। क्या नहीं पड़ेगा दोस्तों, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आवेश, ठीक है दोस्तों, अगर मान लो इस आवेश को किसी v वेग से गति कराया और कराने पर क्या हुआ दोस्तों कि c की वेग के बराबर आ जाएगा, तो इसके चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर मान लो 5 कूलम आवेश है और इसे प्रकाश की चाल से गति करा रहे हैं, तो कराने पर वो 5 कूलम आवेश ही रहेगा, यानी कि 6 हो जाए या फिर 4 हो जाए। तो आवेश का कभी भी क्षरण नहीं होता है। क्षरण यानी उसकी कमी, यानी उसमें से उसकी कमी नहीं होती है। ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अगर हमने पढ़ा कि यदि कोई वस्तु है वो v वेग से गति कर रही है और उसका जो वेग है v वो किसके लगभग बराबर है, c के। तो c के बराबर होने पर दोस्तों उस वस्तु का जो वेग है वो परिवर्तन हो जाएगा, जिसका परिमाण हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। जैसे दोस्तों m0 बटा √1 - v²/c²। तो दोस्तों विद्युत आवेश पर न्यूटन जो आइंस्टीन है उसका अपेक्षकता का सिद्धांत लागू नहीं होता है, लेकिन द्रव्यमान पर लागू होता है। तो यानी कि अगर कोई वस्तु v वेग से गतिशील है और उसका जो वेग है वो लगभग किसके बराबर है दोस्तों, प्रकाश के वेग के बराबर, तो उस वस्तु का द्रव्यमान निम्न प्रकार से चयन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। लेकिन आवेश पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों आगे नंबर तीसरा दोस्तों ये देखते हैं कि दोस्तों अगर मान लो, देखो दोस्तों ये है नंबर तीसरा कि अगर किसी वस्तु पर आवेश नहीं है, अगर किसी वस्तु पर आवेश नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं कि जैसे न्यूट्रॉन। अब देखो दोस्तों यहाँ पर एक बात देखते हैं दोस्तों, आवेश 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 कभी द्रव्यमान के बिना नहीं रह सकता। आवेश आवेश कभी भी द्रव्यमान के बिना उपस्थित नहीं रहता है। दोस्तों क्या है कि आवेश कभी भी द्रव्यमान के बिना उपस्थित नहीं रहता है। कि दोस्तों अगर जिन वस्तुओं में द्रव्यमान नहीं होता है तो उन वस्तुओं में कभी भी आवेश उपस्थित नहीं होता है दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल देख सकते हैं अपन एग्जांपल न्यूट्रिनो फोटोन। दोस्तों हम देख सकते हैं कि न्यूट्रिनो और फोटोन का द्रव्यमान 0 होता है। विराम अवस्था में जो द्रव्यमान होता है वो 0 होता है। तो दोस्तों जिन पर द्रव्यमान 0 होता है, दोस्तों जिन वस्तुओं में द्रव्यमान 0 होता है उन पर आवेश कभी भी उपस्थित नहीं होता है। लेकिन दोस्तों द्रव्यमान के लिए अलग है कि ये आवश्यक नहीं है कि जिसमें द्रव्यमान हो उस पर आवेश ही हो, यानी कि आवेश द्रव्यमान के बिना नहीं रह सकता, लेकिन द्रव्यमान आवेश के बिना रह सकता है। लेकिन द्रव्यमान आवेश के बिना रह सकता है, यानी कि द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान आवेश के बिना रह सकता है आवेश द्रव्यमान के बिना रह सकता है। एग्जांपल के लिए दोस्तों देख सकते हैं एग्जांपल के लिए न्यूट्रॉन। क्या है दोस्तों, न्यूट्रॉन। दोस्तों हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन में द्रव्यमान होता है। न्यूट्रॉन क्या है दोस्तों, एक पार्टिकल है ना जो किसमें पाया जाता है, नाभिक में, परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। इसका द्रव्यमान होता है 1.674 × 10⁻27 किलोग्राम। तो दोस्तों इसमें द्रव्यमान होता है, परंतु न्यूट्रॉन पर आवेश उपस्थित नहीं होता है। अतः दोस्तों हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान आवेश पर निर्भर नहीं रह सकता है। लेकिन जिन वस्तुओं में द्रव्यमान नहीं होता है उन पर आवेश कभी भी नहीं रह सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हमने देखा आवेश और द्रव्यमान में अंतर। तो दोस्तों नंबर 1 देखा
आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। परंतु जो द्रव्यमान होता है वो केवल धनात्मक ही होता है। परंतु दोस्तों अब दूसरा देखते हैं कि आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आवेश चाहे कितने भी वेग से गति हो, वो आवेश हमेशा क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट यानी नियत रहता है, उसके बारे में कभी परिवर्तन नहीं होता है। परंतु यदि कोई वस्तु v वेग से गति कर रही है और उसका वेग है वो किसके लगभग बराबर होंगे, c के बराबर, तो उसका द्रव्यमान चेंज हो जाएगा, जो निम्न सूत्र के द्वारा होगा दोस्तों, m बराबर m0 बटा √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, जहां m0 है स्थिर अवस्था में वस्तु का द्रव्यमान और m है गतिशील अवस्था में वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, अब नंबर 3 देखते हैं कि आवेश, नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, आवेश कभी भी द्रव्यमान के बिना उपस्थित नहीं रह सकता है। तो दोस्तों आवेश कभी भी द्रव्यमान के बिना नहीं रह सकता है। एग्जांपल के लिए देखें न्यूट्रिनो और फोटोन, तो दोस्तों न्यूट्रिनो और फोटोन का द्रव्यमान शून्य होता है, इसलिए इन पर आवेश कभी भी विद्यमान नहीं होगा। परंतु द्रव्यमान आवेश के बिना रह सकता है, द्रव्यमान आवेश के बिना रह सकता है। एग्जांपल देखो न्यूट्रॉन, हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन नाभिक में होता है जिसका द्रव्यमान होता है दोस्तों 1.674 × 10⁻27 किलोग्राम। अतः दोस्तों हम कह सकते हैं कि हम 3 रीजन निकाल सकते हैं दोनों में कंपेयर करके। तो दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त होती हुई, आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री श्याम।